बैलगाड़ी खराब क्या हुई, हमारी तो चलते चलते हालत खराब हो गई। आपकी बातों में आ गई। आपने कहा था कि हम पैदल ही गांव का रास्ता तय कर लेंगे। अब और कितनी दूर रह गया है? बस 2 कोस दूर और रह गया है। ये सुनकर चमेली एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। मुझसे अब और नहीं चला जाता। तो चिंता मत करो, हम इसी वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करते हैं और कुछ खा पी भी लेते हैं। यात्रा के लिए जो भोजन हमने रखा था उसे निकाल लो। अच्छी बात यह है कि वहाँ सामने तालाब भी है। पहली बार आपने अक्लमंदी की बात कही है। इतना बोलकर चमेली भोजन निकालने लगी और रामवीर कलश लेकर तालाब की ओर चला गया। वहाँ से पानी भरकर वापस आ गया। रामवीर और चमेली भोजन करने ही वाले थे कि तभी रामवीर की नजर दूर बैठे हुए एक साधु महाराज पर पड़ी, जो आंखें बंद किए हुए बैठे थे। अरे चमेली, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो देखो सामने एक साधु बैठे हुए हैं। चलो कुछ भोजन उन्हें भी दे आते हैं। साधु का आशीर्वाद मिल जाएगा इसी बहाने। आपको तो बस साधु के आशीर्वाद की पड़ी रहती है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। रामवीर और चमेली कुछ भोजन लेकर साधु के पास चले गए। साधु महाराज, हम हरियापुर गांव जा रहे हैं। रास्ते में यहाँ आराम करने के लिए रुके थे और भोजन करने वाले थे। तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आया हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल ली। तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं हर रोज किसी का भोजन ग्रहण नहीं करता, परंतु तुम इतने प्रेम से लाए हो तो इनकार नहीं करूँगा। लाओ, भोजन यहाँ रख दो। इतना कहकर साधु महाराज ने रामवीर का हाथ पकड़ लिया और उसकी हाथ की रेखाओं को बहुत गौर से देखने लगे। तुम्हारी पहली पत्नी संतान को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई, ये सत्य है ना? हाँ साधु महाराज, ये सच है। और तुमने उस पुत्र का नाम बड़े ही प्रेम से रखा था, किशन। उसके बाद गांव वालों ने तुम्हारे ऊपर दबाव डाला दूसरा विवाह करने के लिए, और तुमने दबाव में आकर चमेली नाम की एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया, जिससे एक पुत्र और हुआ, मोहन। और ये तुम्हारी वही दूसरी पत्नी चमेली है। ये सुनकर रामवीर साधु के पैरों पर गिर गया। आप तो बहुत ही अंतर्यामी और ज्ञानी साधु मालूम होते हैं महाराज। एक बात और है, तुम्हारा पहला पुत्र किशन बहुत ही तकदीर वाला है। ये सुनकर रामवीर की पत्नी चमेली चौंक गई। उसे किशन की प्रशंसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्या साधु महाराज, क्या तकदीर वाला है? मेरा पुत्र मोहन दिन भर खेत में काम करता है और किशन दिन भर जंगल में बैठकर बांसुरी बजाता रहता है। गांव में हर कोई उसके बारे में यही सोच रखता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। और आप कह रहे हैं कि वो तकदीर वाला है? जो सत्य है वही कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। उसकी तकदीर कितनी बुलंद है, इस बात को एक दिन सारी दुनिया जान जाएगी। और एक दिन सारे राज्य के लोगों की जुबान पर केवल एक ही वाक्य रहेगा, रामवीर का पुत्र किशन वाकई तकदीर वाला है। अब तुम दोनों जा सकते हो। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं। चमेली गुस्से से उठ गई और रामवीर भी उठकर चल दिया। भोजन करने के बाद चमेली ने कहा, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो घर चलते हैं। रामवीर चुपचाप चमेली के साथ घर की ओर रवाना हो गया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही रामवीर ने अपनी पत्नी से कहा, साधु महाराज ने किशन की तारीफ क्या कर दी, तुम्हारा तो तब से मोह ही बन गया है। जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी उसकी प्रशंसा तो की नहीं। साधु महाराज के कहने का मतलब क्या था कि तुम्हारा पुत्र किशन तकदीर वाला है और मेरा पुत्र मोहन बदकिस्मत है? ये सुनकर रामवीर थोड़ा क्रोधित हो गया। ये हमारा पुत्र और तुम्हारा पुत्र कहाँ से आ गया? दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, दोनों मेरे भी पुत्र हैं। याद है, विवाह के बाद मैंने तुमसे कहा था कि हमारे संतानों में सौतेले और सगे का भाव कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। चमेली ने अपने पति रामवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के अंदर चली गई। अगले दिन रामवीर सोकर उठा ही था कि तभी उसका बेटा मोहन वहां आ गया। पिताजी, खेत नहीं चलना है क्या? बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू चला जा। ये सुनकर मोहन थोड़ा क्रोधित हो गया। पिताजी, अगर आप खेत में नहीं आओगे तो सारा का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। आप किशन को मेरे साथ भेज दीजिए।
तभी वहाँ किशन आ गया, जिसके हाथ में बांसुरी थी। नहीं, मैं तो जंगल जा रहा हूँ हमेशा की तरह बांसुरी बजाने के लिए। रामवीर अपने बेटे किशन से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन किशन चुपचाप बाहर निकल गया। मोहन गुस्से में खेत की ओर चला गया। ये देखकर रामवीर की पत्नी चमेली गुस्से से रामवीर से बोली, देखा तुमने, इसी के लिए साधु महाराज बोल रहे थे कि ये तकदीर वाला है। देखना, इसकी फूटी किस्मत की चर्चा एक दिन सारे गांव में होगी। रामवीर कुछ नहीं बोला और जोर जोर से खांसने लगा। ये देखकर चमेली चिंतित हो गई। लगता है आपको इलाज की जरूरत है। आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। आप मेरे साथ वैद्य के यहाँ पर चलिए। चमेली रामवीर को वैद्य के पास ले गई। तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। रामवीर, तुम्हारे शरीर को बीमारी ने घेर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। जब तक तुम जीवित हो तभी तक हो, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रामवीर की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। घर पहुंचकर रामवीर ने अपनी पत्नी चमेली से कहा, मेरी बीमारी की चर्चा तुम दोनों बेटों से मत करना, वो उदास हो जाएंगे। उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताना। शाम को जब किशन घर आया तो उसने घर पर उदासी का माहौल देखकर अपने पिता से पूछा, क्या हुआ पिताजी, आज घर में इतनी शांति क्यों है? ये सुनकर चमेली क्रोधित हो गई। तुझे इससे क्या? तुझे तो बस अपनी बांसुरी बजाने से ही फुर्सत मिल जाए। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे बांसुरी बजाने का कितना शौक है और मैं खेत में काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो राजमहल में जाकर बांसुरी बजाकर राजा का मनोरंजन करना चाहता हूँ। इसमें बहुत कमाई है। पिताजी, मैंने सुना है कि किसान महीने में जितना नहीं कमाता, उतना राजा का मनोरंजन करने वाला बांसुरी वादक एक दिन में कमा लेता है। बेटा, मैं तेरी कला की कद्र करता हूँ, परंतु वो तो तब होगा जब राजा तुझे अपने महल में नौकरी पर रखेंगे। राजमहल में जगह पाना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले मनुष्य को पेट भरने की जरूरत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने भाई मोहन के साथ खेत पर काम कर और जब फुर्सत मिले तब अपनी बांसुरी की धुन पर भी ध्यान दे। पिताजी, मैं खेत में काम नहीं करूँगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। चमेली, जो अंदर ही अंदर किशन से नफरत करती थी और जो उसे सौतेली माँ की नजर से देखती थी, उसकी सोच धीरे धीरे असर दिखाने लगी। एक दिन मोहन घर आया। घर पर क्या हो रहा है, तुम्हें ये जानने की सुध है या नहीं? क्या हुआ माँ? चमेली ने सारी घटना अपने बेटे मोहन को बताई। तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों के मेहमान हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम खेत पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लो, क्योंकि तुम्हारे पिता पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किशन भी तुम्हारे साथ खेत में काम करने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर खेत का आधा हिस्सा किशन को देना पड़ेगा। जैसी आपकी क्षमा। पर मोहन और चमेली नहीं जानते थे कि उनकी ये बातचीत चुपके से रामवीर सुन रहा था। शाम को जब किशन वापस आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन चमेली ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। किशन ने अपने आप थाली उठाई और उसमें से कुछ खाना निकालकर खाने लगा। तभी चमेली ने उसके हाथ से थाली छीन ली। पहले जाकर काम कर, उसके बाद खाना खाना। दिन भर आवारा की तरह जंगल में घूमता है, बांसुरी बजाता रहता है, और मेरा बेटा मेहनत से काम करता रहता है। ये सुनकर रामवीर क्रोधित हो गया। ये तुम क्या कर रही हो चमेली? तुमने उसके हाथ से थाली छीन ली? हाँ, छीन ली। तो तुम क्या करोगे? चुपचाप वहीं बैठे रहो, और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने बेटे से कहो कि जाकर काम करके आए। अब उसे यहाँ पर हराम का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर किशन उदास हो गया और घर के बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रामवीर किशन के पास आया। देख किशन, मैंने हमेशा कोशिश की है कि तुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो, पर अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुझे पता लगे, पर चमेली का बदला हुआ व्यवहार उसने मुझे विचलित कर दिया है। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद कहीं वो तुझे घर से बाहर ना निकाल दे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? रामवीर ने अपनी बीमारी की सारी घटना बताई। देख बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू खेत में काम कर। कल जो अगर मैं चला गया तो चमेली को तुझे बदनाम करने का मौका नहीं मिलेगा। चमेली और तेरे भाई की नजर खेत पर है,
और वो तुझे फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते। क्या ये सच है? हाँ, मैंने चमेली और मोहन के बीच की बातचीत सुनी है। ये सुनकर किशन रो पड़ा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं कल से ही खेत में काम करूंगा। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह रामवीर हमेशा के लिए संसार छोड़कर चला गया। रामवीर को देखकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हुए और थोड़ी देर बाद रामवीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था कि तभी वहाँ किशन आ गया। आज से मैं भी खेत में काम करूंगा। मोहन ने तुरंत किशन को धक्का दिया। निकल जा यहाँ से, ये खेत मेरा है। मैं इस पर अब तक मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही पिताजी संसार छोड़कर गए, खेत पर अधिकार जताने चला आया। ये सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं छोटे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खेत में केवल इस वजह से काम करने के लिए आया था कि मैं नहीं चाहता कि माँ मुझसे कहे कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ। ना ही मैं खेत में कोई अपना अधिकार मांग रहा हूँ। पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं खेत में काम करूँ और मैंने उन्हें वचन भी दिया था, परंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मगर मोहन ने किशन की एक बात नहीं मानी और उसे खेत के अंदर घुसने नहीं दिया। थक हार कर किशन घर आ गया, मगर घर के बाहर अपना सामान पड़ा हुआ देखकर वो चौंक गया। अब तेरे लिए इस घर में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है मेरे बेटे का है और मेरा है। दफा हो जाए यहाँ से। किशन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा है। तुम मुझे अगर खाना नहीं देना चाहती तो मत देना, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो माँ, क्योंकि इस घर से मेरे पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। ये जज्बाती बातें करके तुझे लगता है कि तू मुझे पिघला देगा, तो तेरी गलतफहमी है। निकल जा यहाँ से। किशन बहुत विनती करता रहा, लेकिन चमेली का दिल नहीं पसीजा। किशन ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने किशन की मदद नहीं की। ये देखकर किशन बुरी तरह से टूट गया और अपना कुछ सामान लेकर जंगल की ओर निकल गया। किशन एक तालाब के किनारे बैठ गया। अब मुझे उस गांव में नहीं रहना जहां मेरी कोई कदर नहीं। किशन ने उसी तालाब के सामने एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। वो रोज जंगल में निकल जाता और जंगल के फल तोड़कर झोपड़ी में वापस आता और उन्हीं को खाकर अपना जीवन गुजारने लगा। एक दिन किशन ने अपने आप से कहा, काफी दिन हो गए मैंने बांसुरी नहीं बजाई। आज बांसुरी बजाने का बहुत मन कर रहा है। किशन झोपड़ी के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बांसुरी की सुरीली धुन बजाने लगा। तभी उसके कानों में किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। किशन ने बांसुरी बजाना रोक दिया और इधर उधर देखने लगा। किशन की नजर तालाब के किनारे एक घायल मैना पक्षी पर पड़ी। किशन दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी तरह से घायल है। इसके शरीर से खून बह रहा है। अगर जल्दी से जड़ी बूटियां नहीं लगाई गई तो ये मर भी सकती है। किशन उस घायल मैना को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया और जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर उसके शरीर पर लगाने लगा। कुछ दिन की सेवा के बाद मैना पक्षी स्वस्थ हो गई। एक दिन किशन शाम को झोपड़ी में वापस आया। उसने मैना की ओर देखकर कहा,